भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा ना बनाए। कि तमाम लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादव पावर में आ जाते हैं और फिर दूसरों को दबाते और ये हैं। जो ठाकुर जूते लेकर के पीट रहे हैं, जो थानों में भर्ती हो रही है, जो मारे जा रहे हैं सड़क पर, सजाती लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रहा है, ये क्या आरती उतार रहे हैं? कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी? हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही है ना हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी सरकार में। डिप्टी सीएम कौन है? ब्राह्मण। दोनों एक ही पोर्टफोलियो तो उनके पास है, दोनों हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी और डिप्टी सीएम भी। उसके बाद भी खुशी दुबे की मां स्ट्रेचर पे पड़ी हुई तड़पती रही और उसकी मदद के लिए अगर कोई आगे आया तो वो अखिलेश यादव जी आए। और शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, उसके बाद अगर उनके सम्मान की लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ी सबसे पहले तो वो अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी इस बार सपा की? यूजीसी के नए नियमों पर आपका क्या स्टैंड रहा और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? क्योंकि बहुत आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने खुलकर यूजीसी के नियमों पर समर्थन नहीं दिया। क्या कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि आपको भाजपा के साथ जाना पड़े? तो जीवन में नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब सरकार नहीं, लेकिन नेवर। तो मैं समाजवादी विचारधारा के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ और जीवन पर्यंत खड़ी रहूंगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, इतनी बड़ी जगह दी, तो मैं गद्दार और एहसान फरामोश तो नहीं हो सकती। तो इस सरकार में तो हमसे मुकदमा झेल रहे हैं, सिर्फ मुकदमे। ठीक है, जितने मुकदमे लिखवाए हम सवाल करते रहे। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूजा शुक्ला जी, जिन्होंने कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने एक काला झंडा भी दिखाया, जो उत्तर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी हैं और इस समय विकासनगर के लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। इनसे हम बात करेंगे यूजीसी के मुद्दे पर, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर, आगामी चुनावों के मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मैम, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया होगा। कैसी चल रही हैं तैयारियां? अच्छी चल रही है, अभी तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं और जिस दिन से इलेक्शन लड़े हैं उससे पहले से जा रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं है इलेक्शन लड़ने के बाद भी जब ना गए हों लोगों के बीच में। तो मेरे लिए तो कोई नया नहीं है, हमारी तैयारी तो 24/7 चलती रहती है, तो कोई ऐसा कुछ नया नहीं है। किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, हम बेसिकली जो इश्यूज हैं वो उन पे तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी विधानसभा के भी अपने प्राइम इश्यूज हैं। सड़क का सवाल है, नाली का सवाल है, कई जगह पानी, पीने के पानी का सवाल है, स्मार्ट मीटर्स हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनके बीच में सिलेंडर की लंबी लाइनें हैं। या अगर विधानसभा के विकास की बात करें, स्कूल की बात करें या CSC PSC की बात करें, इन तमाम डेवलपमेंट के सवालों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बेसिक मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी सरकार में समाजवादी पेंशन मिलती थी, वो पेंशन मिलना महिलाओं को बंद हो गई, तो हमने मुद्दा उठाया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो 40,000 जो है प्रतिवर्ष महिलाओं को देंगे और ये एक मुश्त अमाउंट है जिससे लोग अपना कुछ काम कर सकते होंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने और भी मुद्दे, जैसे नौजवानों के रोजगार का सवाल है या तमाम महंगाई के तमाम मुद्दों पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको कैसे हल किया जाए, इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम प्रॉब्लम सिर्फ लेके नहीं जाएंगे, हम प्रॉब्लम के साथ क्या सोल्यूशन दे सकते हैं उसको लेके जाएंगे। अच्छा, वर्तमान के जो विधायक हैं नीरज बोरा जी, उनका काम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि 5 साल होने वाले हैं, कैसा आपके हिसाब से? अच्छा भजन गाया उन्होंने। और भजन वो अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर काम की बात करें तो काम के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। काम का तो उन्होंने राम नाम सत्य कर दिया है, तो कम से कम श्याम के नाम पर वो एक लोगों को जो है रिझाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि भजन गाने का हो सकता है उनको शौक हो, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े और समाज सेवा की फील्ड में या विधानसभा में मुझे अवसर दें। और उनको भी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए और आजकल वो महिला आरक्षण बिल के काफी समर्थन में है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पहले ही मन बना चुके होंगे कि अपनी इस बेटी को चुनाव लड़ाएं। अच्छा, विकास नगर में आप लोग काफ़ी एक्टिव रही, मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी कि आप लोग वहाँ पर गई, वहाँ के लोगों की मदद कर रही हैं। आपके नेता, PDA के नेता अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी मौजूद था उस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने आग लगाई है इस बस्ती में। आप इस बयान को किस तरह देख रही हैं? देखिए, ये जो आग इतनी बड़ी लगी जी, या तो ये साबित करे सरकार किसमें दोषी कौन है, क्योंकि सरकार के पास इंटेलिजेंस है, इतने लोग हैं, लोकल LIU है, इन सबको पता रहता है ना कि अगर कोई आग आसपास CCTV फुटेज है, जिस तरह से CCTV फुटेज नहीं मिल रहे हैं आसपास के, जिस तरह के तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वहां के रहने वाले, इससे पहले भी वो लोग साजिश कर रहे थे कि इस तरह से खाली किया जाए, तो इसलिए और जिस तरह से सरकार होने के बावजूद विकास नगर के लोगों की मदद आम लोगों को, समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके करनी पड़ी और सरकार ने उसमें कोई भी सहयोग नहीं किया। उसके बाद तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि यहाँ पर ये जमीन खाली हो और इसलिए शायद उन्होंने आग लगाई। अच्छा,
अच्छा, विकास नगर के अलावा भी गाजियाबाद, गोरखपुर और आज भी लखनऊ में सैनाबाद आग लगी है। तो ये लगातार जो सिर्फ जो बस्तियों में आग लग रही है, इसको आप किस तरह देख ये रहे हैं? कुछ नहीं है, जितनी भी प्राइम लोकेशंस की जमीनें हैं इन्हें खाली कराने के लिए साजिश होती है। मुझे याद है इस विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसी जगह पे थी जहाँ पे आग लगी, उसके बाद उन्हें खाली करा लिया गया। अच्छा। लेकिन विकास नगर में लोगों ने मतलब इसी दौरान तुरंत वापस से अपनी झोपड़ियां बना ली हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो नहीं खाली होगी। बट कोई परमानेंट सोल्यूशन तो सरकार को इन लोगों के लिए लाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो तो झोपड़ी है उनकी, लेकिन उनको कोई प्राइम लोकेशन पे या कोई ऐसी योजना बना करके कि ताकि उनका नुकसान भी ना हो रोजगार का, और उनको एक रहने की प्रॉपर व्यवस्था मिल सके। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये तो तीनों बहुत ही नेसेसरी चीजें हैं और सरकार को इन्हें लोगों को प्रोवाइड भी कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मत करें कि जैसे अकबर नगर के लोगों के साथ किया गया कि वो अच्छे भले रह रहे थे, सब डिमोलिश करके उनको एक ऐसी जगह भेज दिया जहां पर वो अपने रोजगार के लिए भी तरस रहे हैं, और रहने के लिए तो उनके पास जो जगह है वो बहुत छोटी है, मतलब जहां वो रहते थे तो काफी बड़ी जगह थी। तो ये भी तो कहा जा रहा है सरकार को कि नुकसान नहीं करना चाहिए गरीब लोगों का। ये भी तो कहा जा रहा है वो कच्चे मकानों में रहते थे, उन्हें पक्का मकान दे दिया गया बसंत कुंज योजना बनाकर। पता नहीं इन्होंने कहा किसको मकान दे दिया है, कुछ समझ में नहीं आता इनकी क्या योजना है। आप धरातल पे जाओगे तो वो सिर्फ कागज ही निकलेगी, फर्जी निकलेगी। तो इनकी सारी योजनाएं सिर्फ कागज पे हैं। मैं अगर इनके पास आवास है, ये प्रॉपर उनको रोजगार, मतलब मान लीजिए कोई कहीं पे काम कर रहा है, वो आप उसकी रोजी रोटी अगर आप छीन लेंगे तो फिर वो कैसे सरवाइव करेगा। तो सरकार को काम के साथ साथ, आवास के साथ साथ ऐसी जगह उनके लिए योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वो गरीब भी लाभान्वित हो। क्यों अमीरों को जब जगह दी जाती है तो पूरा सेटअप किया जाता है, चीजें दी जाती हैं, तो गरीबों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी महिला आरक्षण बिल आया था, वो काफी उसका विरोध हुआ, लोगों ने समर्थन भी किया। कल हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ पर जन प्रदर्शन में शामिल भी हुए। आप इस बिल को किस तरह देखती हैं? देखिए, कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जिस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे उसकी तमाम वीडियोस आई हैं। महिलाओं को यही नहीं पता है कि उनको किन मुद्दों पे लेके आया गया है, क्योंकि सभी महिलाएं ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी उनका भला नहीं सोच सकती है, लेकिन तमाम प्रलोभनवश या तमाम मजबूरीवश महिलाएं वहां पर आई तो, लेकिन उन्होंने इनके किसी मुद्दे का समर्थन नहीं किया, ना ही उन्होंने विपक्ष के बारे में कोई बात की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमें नहीं पता हमें क्यों लाए, यहाँ पे बता के लाए थे कि समूह की औरतें हैं, कुछ काम है, कुछ मीटिंग होगी। तो ये बहुत तमाम वीडियोस आई हैं, मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वीडियोस कह रही हैं। और दूसरी बात ये कि जो महिला आरक्षण बिल था, महिला आरक्षण बिल कल भी हम उसके पक्ष में खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और महिला आरक्षण बिल अभी भी है, वो पास हो चुका है। उसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है। और ये जो 3 दिन का विशेष सत्र था, ये महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए नहीं था, बल्कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में कैसे डिलिमिटेशन किया जा सके, कैसे विधानसभाओं को बांटा जा सके, ये उसके लिए था। तो पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत स्पष्ट करेंगे कि ये जो बिल आया था ये कोई महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल 2023 में आ चुका है, वो सारे विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया, वो पास हो चुका है। सरकार को उसको इम्प्लीमेंटेशन तो वो चाहती, सरकार तो 2024 में भी कर सकती थी, उसको नहीं इम्प्लीमेंटेशन किया गया। वो चाहती तो अभी जहां आगामी विधानसभा चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं वहां पर भी कर सकती है, उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है, बट ये महिला आरक्षण बिल को नहीं लागू करना चाहते। ये उसके नाम पर प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन तभी हो सकता है जब सेंसस हो, बिना जातिगत जनगणना के डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक 543 सीटें उनमें आप आरक्षण दीजिए, साथ ही साथ सेंसस कराइए, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन कराइए, फिर डिलिमिटेशन के बाद जो बढ़ी हुई सीटें हैं उस पे कैसे महिलाओं को आरक्षण देना है वो भी आप लागू करिए। लेकिन फिलहाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा ना बनाए। नारी की जो शक्ति है, नारी के जो अधिकार है, उनको वो मिलने चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है, झूठे वादे कर रही है। अब आप सोचिए कि पूरी मशीनरी, पूरी सरकार झूठ बोल रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। कैसे गिर गया? जब 2023 में वो पास हो चुका है। तो सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, और हम इस झूठ बोलने को जनता भी समझ रही है, और अब सरकार एक्सपोज है। अच्छा, एक मुद्दा काफी हाईलाइट रहा बीते दिनों, कुछ महीने पहले से वो शुरू हुआ और लगभग अभी तक उसकी चर्चा हो रही है, यूजीसी के नए नियमों की। यूजीसी के नए नियमों पर आपका क्या स्टैंड रहा और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? क्योंकि बहुत आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने खुलकर यूजीसी के नए नियमों पर समर्थन नहीं दिया। देखिए, यूजीसी के लिए बहुत स्पष्ट है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम उसी बात के पक्षधर हैं। तमाम ऐसे कानून हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे शोषण किया जा रहा है लोगों का, कैसे कानून होने के बावजूद लोगों के साथ अन्याय होता है। तो कम से कम सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे
पे। और ये जो लड़ाई यूजीसी की चल रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या रुख रखती है उसको भी स्पष्ट करना पड़ेगा। हमारा तो रुख स्पष्ट है, हम किसी के साथ भी अन्याय ना हो, स्पष्ट है, किसी के भी साथ अन्याय ना हो, यही हमारी मांग है। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो सड़क पर निकलने वाली महिला, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जाति आधारित शोषण या धर्म आधारित शोषण या गरीबी आधारित शोषण भी नहीं होना चाहिए। तो ये नए नियम लागू होने चाहिए थे कि नहीं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या सरकार की मंशा है? क्या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उन्होंने बात की? क्या वो प्रोफेसर से बात की? किस मंशा के साथ ये बिल देख तो रहे हैं हम लोग? महिला आरक्षण बिल लेके आए, पूरे विपक्ष ने समर्थन किया और आज तक उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम जब उसमें दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करते हैं तो ये ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे इन्हें लगता है पता नहीं हमने इनसे क्या मांग दिया। एक इतनी बड़ी पिछड़े समुदाय की आबादी है, आप उसकी महिलाओं को इग्नोर कर रहे हैं। या तो आप स्पष्ट करिए कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है, और यदि जाति व्यवस्था नहीं है तो असम से लेकर, केरल से लेकर के और बंगाल तक तमाम जगह पे क्या भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है? योगी आदित्यनाथ के बयान सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई गली छाप कोई व्यक्ति जाकर के भाषण दे रहा है या बात कर रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की स्थिति सही है, या फिर मेरा ये सीधा सवाल है कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा सम्मान ब्राह्मण समाज को कोई नहीं दे सकता। मैं बहुत स्पष्ट कर रही हूँ, उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश में जब नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। इसका मतलब ये कि समकक्ष मुख्यमंत्री की अगर कोई होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? ब्राह्मण समुदाय का। इससे बड़ा भी कोई सम्मान हो सकता है? या मुझे बताइए कितनी ब्राह्मण महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिलता है या संगठन में काम करने का मौका मिलता है? मुझे चुनाव लड़ाया गया, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं भी ब्राह्मण समाज से आती हूँ। या अगर मैं बात करूं कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी मुख्यमंत्री काल में जो कैबिनेट में मिनिस्टर थे ब्राह्मण समुदाय के, वो किस परिवार से आते थे? आम परिवार से आते थे वो लोग, उनको मौका मिला। या मैं बात करूं नेताजी की, तो परशुराम जयंती की छुट्टी किसने घोषित की थी? तो नेताजी ने की थी। और आज भी अगर आप देखिए तो सबसे पहले परशुराम जयंती पे अगर किसी का ट्वीट या वो आया, फोटो आया, मतलब फेसबुक पे वो आया अखिलेश यादव जी का और फिर डिम्पल यादव जी का। उसके बाद सो के उठे मुख्यमंत्री 12 बजे और उनको याद आया कि नहीं, परशुराम जयंती भी हमें उस पर कुछ लिखना चाहिए। हमने उस दिन घोषणा भी की, माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पुनः परशुराम भगवान की जयंती बनाएंगे और उस पर छुट्टी घोषित करेंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में खुशी दुबे ब्राह्मण समाज से आती थी, उसके साथ जब अन्याय हुआ तो किसने आवाज उठाई? समाजवादी पार्टी ने उठाई। उसकी माँ जब बीमार थी तो लाखों रुपए का इलाज किसने कराया? समाजवादी पार्टी ने। सोचिए, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही है ना हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी सरकार में। डिप्टी सीएम कौन है? ब्राह्मण। दोनों एक ही पोर्टफोलियो तो उनके पास है, दोनों हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी और डिप्टी सीएम भी। उसके बाद भी खुशी दुबे की मां स्ट्रेचर पे पड़ी हुई तड़पती रही और उसकी मदद के लिए अगर कोई आगे आया तो वो अखिलेश यादव जी आए। मोहित पांडे के साथ चिनाट में जब कस्टोडियल डेथ हुई तो कौन उस मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया? समाजवादी पार्टी ने लिया। तब सरकार को दबाव में उसकी मदद करनी पड़े। सरोजनी नगर में ऋतिक तिवारी की जब हत्या हुई किसने मदद करी? समाजवादी पार्टी ने मदद करी। और यही नहीं, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, तमाम जगह जहां पर भी ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, अगर देखें तो विनय तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी जी के जो बेटे हैं, उनके साथ जब अन्याय हुआ, या हरिशंकर तिवारी जी का जब चबूतरा तोड़ा गया उनके नाम पे जो रखा गया गोरखपुर में, उसमें किसने मुखरता से जो उठाई? तो अखिलेश यादव जी ने उठाई। किसी भी बहू बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो किसी भी समाज की, अगर विवेक तिवारी का प्रकरण आपको याद हो, जिसको गोली मार दी थी, उसके प्रकरण में किसने प्रमुखता से आवाज उठाई? समाजवादी पार्टी ने। तो एक नहीं, अनगिनत मुद्दे हैं। और बाटी चोखा की दावत पे किसने अपमानित करने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने के लिए 1 तारीख को सबको बाटी चोखा खिलाया कि आइए हम लोग बाटी चोखा का भोज करेंगे। तो ये सोच होती है एक लीडर की, वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय हमेशा समाज को दिशा देने का काम करता है और प्रबुद्ध समाज हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करता है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पथ पर आगे हैं तो हम उनके साथ हैं। इस उत्तर प्रदेश में बटुकों की चोटी पकड़ करके उन्हें खींचा गया, उन्हें पीटा गया और डिप्टी सीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस समय अगर मुखरता से किसी ने आवाज उठाई तो अखिलेश यादव जी थे। और शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, उसके बाद अगर उनके सम्मान की लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लड़ी सबसे पहले तो वो अखिलेश यादव जी हैं। तो अब आप बताइए कि हम कैसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं? ठीक है, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादव पावर में आ जाते हैं और फिर दूसरों को दबाते हैं। और ये जो ठाकुर जूते लेकर के पीट रहे हैं, जो थानों में भर्ती हो रही है, जो मारे जा रहे हैं सड़क पर, सजाती लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख रहा है, ये क्या आरती उतार रहे हैं? तो यादव समाज को बदनाम करने के लिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण का और सुदामा का रिश्ता बहुत पुराना है।
तो इस रिश्ते में जो प्यार है, जो अपनापन है, जो महत्व है, जो एक ब्राह्मण समाज का इस समाज से हमेशा एक जो रिश्ता रहा है वो हमेशा मधुरता का रहा है, और उसको कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें खटास पड़ जाए। और हमको तो याद है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्या किया था, तो कहने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, कितनी सीटें आएंगी इस बार सपा की? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन परिणाम जो भी होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ओके। पक्ष में होंगे आपके? बिल्कुल पक्ष में होंगे, हम सरकार बनाएंगे गठबंधन से। अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। क्या कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि आपको भाजपा के साथ जाना पड़े? तो जीवन में नहीं, कभी जाए। नहीं, कभी नहीं। मतलब सरकार बनाएंगे लेकिन नेवर। मैंने तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की, जब मैं 2012 से पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मैंने आज तक अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मैं उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। यहाँ पर बात पार्टी की नहीं है, यहाँ पर बात है विचारधारा की। तो मैं समाजवादी विचारधारा के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ और जीवन पर्यंत खड़ी रहूंगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, इतनी बड़ी जगह दी, तो मैं गद्दार और एहसान फरामोश तो नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, आपका जब भी नाम आता है, जब भी कहीं पर चर्चा होती है कि पूजा शुक्ला, तो उसके साथ एक लाइन जोड़ दी जाती है, ये वही लड़की है जिसने योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने काला झंडा, काला कपड़ा दिखाया था। लेकिन वो किस्सा लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ था, क्यों आपने काला झंडा दिखाया, क्यों किया ऐसा कि आप बहुत हाईलाइट हो गई? देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि कोई 2017 में पॉलिटिक्स करने आई थी और काला झंडा दिखाया लोग मुझे जान गए। मैं 2012 से पॉलिटिक्स कर रही थी, तमाम मुद्दों पे हमेशा हम लोगों ने प्रोग्राम किए, काम किया। वो एक अच्छी बात ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो स्टूडेंट्स को उसे घसीटा नहीं जाता था, पीटा नहीं जाता था, जेल में नहीं भरा जाता था। 2017 में ऐसे तानाशाह की सरकार आई जिसको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई उसके खिलाफ खड़े होकर के विरोध करे, फिर उस पर भी कोई लड़की हो और लड़की के बाद वो ब्राह्मण हो, तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना ये सब बातें। तो मुझे महीनों जेल में रखा। महीनों जेल में जब मैं रही, तो उसके बाद एक बात निकल करके आई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग का समर्थन दिया। माननीय नेताजी उस समय मिलने आए थे और मुद्दा कोई बड़ा नहीं था, फी हाइक का मुद्दा था, जिसको लेकर के संघर्ष हो रहा है। और अभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र तमाम फी हाइक वाले मुद्दे पे लड़ ही रहे हैं। तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं जहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे, जो जिनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, वो कम पैसे में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद यूनिवर्सिटीज को लगातार प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारा भी यही विरोध था कि आप फी हाइक मत करिए और आप करप्शन खत्म करिए यूनिवर्सिटीज से। और हमने जब वाइस चांसलर से बात की, तो वाइस चांसलर ने कहा कि हम कर्जे में हैं। तो हम लोगों ने राज्यपाल से बात करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। फिर हमने और लोगों से बात करनी, मुख्यमंत्री के बाद भी तमाम लोगों की बात नहीं बनी। तो हमें लगा, क्योंकि विश्व जो युवा होता है वो वायु के समान होता है, अगर युवा का अपोजिट करिए तो वायु की तरह होता है। और छात्र हमेशा सवाल ही करता है, और जब इस सरकार में आप सवाल करोगे तो जवाब नहीं, बवाल होगा। और वही बवाल 2017 में हुआ, और जिसके बाद हम लोग को जेल भेजा गया। और हमारा कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, हमारा इंटेंशन था कि छात्रों के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। खुद योगी आदित्यनाथ छात्र राजनीति में रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए, विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई छात्र 20 साल, 18 साल, 22 साल की उम्र का है, तो आप उससे संवाद करिए, ताकि उसको आप एक नई रास्ता दिखा सकें, ना कि उसको पीट के जेल में डाल दीजिए, उस पर मुकदमे लिखवा दीजिए। तो इस सरकार में तो हमसे मुकदमा झेल रहे हैं, सिर्फ मुकदमे। ठीक है, जितने मुकदमे लिखवाए, हम सवाल करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप बताइए कमेंट में कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।